साल 2015 का आगाज था। जर्मनी के मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सेबेस्टियन ओबरमायर की ईमेल में एक अजीबोगरीब पैगाम अचानक आता है। क्या आपको डेटा में दिलचस्पी है? बस एक लाइन, क्या आपको डेटा में दिलचस्पी है? ये कोई जाना पहचाना शख्स नहीं था, एक अनजान शख्स था, एक साए की तरह, जिसका नाम उस खुफिया गुफ्तगू में बताया गया, जॉन डो। कोई चेहरा नहीं, कोई शनाख्त नहीं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिसके बिना पर मुखातिब को पहचाना जा सके। लेकिन जॉन डो के पास दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा डाटा लीक था। जी हां, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा डाटा लीक। सेबेस्टियन ओबरमायर हैरान था कि क्या करे। इन डॉक्यूमेंट्स को, इन लीक्स को वो हासिल करना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ एक फरेब भी हो सकता था। वो परेशान था, मगर फिर उसने फैसला किया कि एक कोड अंदाज में गुफ्तगू की जाए, और वो कोडेड गुफ्तगू फिर शुरू हुई। जैसे जैसे कोडेड गुफ्तगू आगे बढ़ने लगी, डाटा आना शुरू हो गया। दस्तावेजात, ईमेल्स, पासपोर्ट स्कैन्स और मालियाती रिकॉर्ड। डाटा का ये सैलाब सिर्फ डाटा नहीं था, बल्कि एक अंधेर नगरी का पर्दाफाश कर रहा था। सेबेस्टियन ओबरमायर और उनके साथी फ्रेडरिक ओबरमायर ने आगाज किया एक सनसनीखेज सफर का। हर फाइल एक राज थी, हर नाम एक कहानी, हर सबूत दुनिया के ताकतवर तरीन अफराद के सच को बेनकाब कर रहा था। ट्रिलियंस ऑफ बाइट्स पर मुश्तमिल इस डाटा ने जन्म दिया एक ऐसे तूफान को जिसको दुनिया ने बाद में जाना पनामा लीक्स के नाम से। इस तूफान में बड़े बड़े उड़कर रह गए। दुनिया भर से हजारों शख्सियात, पाकिस्तान में ही सैकड़ों की तादाद में शख्सियात थीं जिनके नाम तश्त अज़बाम हुए, लेकिन कार्रवाई हुई एक शख्स के खिलाफ, खास तौर पर जिसको हम जानते हैं नवाज शरीफ के नाम से। और इस कार्रवाई को उसकी जमात ने कहा कि यह नवाज शरीफ के खिलाफ बैनुल अक़वामी साजिश थी। वो नवाज शरीफ कौन? आज आपके सामने पूरी कहानी रखते हैं। पाकिस्तान के मारूफ सहाफी जाहिद हुसैन कहते हैं कि नवाज शरीफ फौजी एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार थे। 1984 में उन्हें अचानक ही पंजाब की सूबाई काबीना का हिस्सा बना दिया गया था। लिखने वाले लिखते हैं कि नवाज शरीफ के वालिद मियां मोहम्मद शरीफ ने जर्नैलों के घरों की तामीर में सरिया लगाते लगाते अपने बेटे को सियासत में लगा दिया। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि सरिया लगाने वालों की गर्दन से सरिया कभी निकला ही नहीं। नवाज शरीफ सियासत की नर्सरी में जनरल जीलानी का लगाया हुआ पौधा करार दिए जाते हैं, जिन्हें बाद में ज़ियाउल हक ने अपने बेटों की जगह दी। और फिर ज़ियाउल हक को नवाज शरीफ ने अपना रूहानी वालिद कहा था। डिक्टेटर की हुकूमत थी, गैर जमाती इंतखाबात हुए थे, और 1985 में नवाज शरीफ को वजीर आला पंजाब बना दिया गया था। 1988 में मार्शल लॉ के इख्तिताम पर वो दोबारा वजीर आला पंजाब बने। अगस्त 1988 में ज़ियाउल हक की मौत के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग दो धड़ों में तकसीम हो गई, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का चार्ज नवाज शरीफ ने संभाल लिया। ये जमात बाद में बनी मुस्लिम लीग नून, नून यानी नवाज। 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा होने वाले नवाज शरीफ मोहम्मद शरीफ और उनकी अहलिया के सबसे बड़े बेटे। उनके वालिद एक दौलतमंद सनतकार थे, जिन्होंने इत्तेफाक और शरीफ ग्रुप की बुनियाद रखी। ये बात पाकिस्तान के मारूफ तज्जियाकार नुसरत जावेद एक डॉक्यूमेंट्री में तफसीलन बताते हैं। बाज कहानियां ये भी बताती हैं कि ये खानदान कश्मीर से अमृतसर के करीब जाती उमरा पहुंचा, और फिर जाती उमरा से हालात की बुनियाद पर ये लोग पहुंचे लाहौर, और लाहौर में इन लोगों ने एक छोटे से मोहल्ले में रिहाइश इख्तियार की, मेहनत मजदूरी की, और उसके बाद लोहे की भट्टियों का काम शुरू किया, जो आहिस्ता आहिस्ता इत्तेफाक फाउंड्री और फिर इत्तेफाक ग्रुप में बदला, और मियां मोहम्मद शरीफ और उनके भाई सनती मैदान में तरक्की करते चले गए। अब चूंकि हम नवाज शरीफ के सियासी सफर की बात कर रहे हैं, तो वजारत आला पंजाब के बाद नवाज शरीफ वजीर आजम, फिर वजारत उज़्मा से उतरना, फिर वजीर आजम बनना, फिर मुशर्रफ का आना, नवाज शरीफ का मुल्क से निकाला जाना, और फिर नवाज शरीफ का पावर में आना, और उसके बाद नवाज शरीफ एक बार फिर जेल यात्रा तक पहुंचे। इस कहानी को सबसे पहले आपके सामने रखते हैं।
1990 के दौरान नवाज शरीफ ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से आम इंतखाबात की मुहिम चलाई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और शेख रशीद मरी के एक जलसे में IJI के हामियों के नारों का जवाब देते नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, नौजवान मियां नवाज शरीफ, उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी, और ये जो आपको नजर आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ की जानिब देखते हुए, ये हैं शेख रशीद अहमद। 1991 में फौज की तश्कील करदा दाएं बाजू के इत्तेहाद इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के सरबराह की हैसियत से नवाज शरीफ बने पहली बार वजीर आजम पाकिस्तान। जल्द ही सदर गुलाम इसहाक खान के साथ नवाज शरीफ के इख्तिलाफात का आगाज हो गया, क्योंकि वो तमाम ताकत पर कब्जा करना चाहते थे। इख्तियार की ये जंग उनके सवाल का सबब बनी और एक कमजोर बगावत ने ही सदर और वजीर आजम दोनों को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। कहा जाता है रियासत के दीगर सुतूनों के आमने सामने आ जाने की वजह से नवाज शरीफ दोनों बार वजारत उज़्मा के मनसब पर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सके। पहली बार सदर ने और दूसरी बार की मुद्दत में फौज के सामने नवाज शरीफ को घुटने टेक कर जाना पड़ा। सितम ज़रीफ़ी देखिए, ये वही फौज थी जो नवाज शरीफ को सियासत और फिर इक़्तिदार में लाई थी, और इसी फौज ने नवाज शरीफ को इक़्तिदार से चलता कर दिया। 1991 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ नवाज शरीफ की कामयाबी की बड़ी वजह उन्हें सिविल और फौजी क़यादत से हासिल होने वाली हिमायत थी। IJI का क़याम और फंडिंग ISI ने की थी। इस बात की तस्दीक असगर खान केस की रूलिंग के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। फौज इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि उनकी पहली हुकूमत की बरतरफी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वापस इख्तिदार में आने की इजाजत दे। नवाज शरीफ ने उस मुद्दत में जौहरी पॉलिसी का ऐलान किया, जिसका मकसद मुल्क की तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी की तरक्की को जारी रखना था। पाकिस्तान के पहले मास रोड नेटवर्क मोटरवे मंसूबों का आगाज भी नवाज शरीफ ने किया। अप्रैल 1993 आया, जहां कौमी असम्बली सदर गुलाम इसहाक खान ने तहलील कर दी। मगर सिर्फ एक महीने के बाद नवाज शरीफ इख्तिदार में वापस आ गए, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनकी हुकूमत को बहाल कर दिया। सदारती हुक्म गैर आईनी करार दे दिया गया था। 1993 के इंतखाबात हुए। नवाज शरीफ अपनी अवामी हिमायत, फौज की ताकत दोनों खो बैठे और बेनजीर भुट्टो इख्तिदार में आ गई। कहा जाता है कि 1993 के इंतखाबात में बेनजीर भुट्टो का इख्तिदार में आना फौज की नवाज शरीफ की हिमायत से पीछे हट जाने की वजह से मुमकिन हुआ। एक और वजह थी IJI का टूटना। दूसरी बार पाकिस्तान के वजीर आजम मियां नवाज शरीफ मुंतखब हुए 1997 में। अब की बार मियां नवाज शरीफ के पास वोटों की ताकत पहले से कहीं ज्यादा थी। नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ एक बार फिर फौज की हिमायत हासिल करने में कामयाब हो चुके हैं। दिसंबर 1997 में नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि पाकिस्तान सिर्फ उस सूरत में जौहरी तजुर्बात पर पाबंदी के मुआहिदे CTBT पर दस्तखत करेगा जब भारत भी उस पर दस्तखत करता है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने पहला कामयाब जौहरी तजुर्बा किया, जबकि 30 मई को दूसरा तजुर्बा किया गया। साल 1999 आया और नवाज शरीफ के फौज के साथ ताल्लुकात एक बार फिर खराब हो गए। वजह बनी थी कारगिल की सूरत हाल। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्हें इन हमलों के हवाले से पेशगी आगाह नहीं किया गया था। नवाज शरीफ कहते थे जनरल परवेज मुशर्रफ ने अकेले फैसले किए। 2 महीने के बाद कारगिल के मामले पर नवाज शरीफ की हिकमत अमली पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के साथ उनके ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ ने चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स, यानी वो सरबराह जो तीनों सरबराहान की मुश्तरका कमेटी का भी सरबराह होता है, उसे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ, दोनों को ओहदों से बरतरफ कर दिया और जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को बनाया अपना नया आर्मी चीफ। परवेज मुशर्रफ का तैयारा श्रीलंका से वापसी पर हवा में था। उस तैयारे को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिल रही थी। जमीन पर सूरत हाल कशीदा हो चुकी थी और फिर
हर जगह फौज ने कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। कराची के एयरपोर्ट से लेकर पीटीवी इस्लामाबाद तक और वजीर आजम हाउस तक फौजी एहलकार पहुंच चुके थे और नवाज शरीफ के इक़्तिदार का तख्ता उलट दिया गया था। परवेज मुशर्रफ को नवाब शाह के एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा और उन्होंने आला जर्नैलों के साथ मुल्क संभालने का हुक्म देते हुए नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया। उसके बाद इगवा, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, हाईजैकिंग और करप्शन के इल्जामात थे और नवाज शरीफ सलाखों के पीछे। और फिर वहां से एक अदद डील करने के बाद नवाज शरीफ चले गए पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने एक मुआहिदा किया जिससे नवाज शरीफ पहले इनकारी रहे, लेकिन फिर बाद में वो मुआहिदा सामने आया। रफीक हरीरी के बेटे साद हरीरी ने वो मुआहिदा सामने रखा और लोगों को पता चला कि नवाज शरीफ डील करके मुल्क से बाहर चले गए थे। अगस्त 2007 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया था कि मियां बिरादरान पाकिस्तान वापस आने के लिए आजाद हैं, मगर उन्हें वापस नहीं आने दिया गया। एक से जायद कोशिशें हुई, लेकिन उनके तैयारों को पाकिस्तान से वापस भेज दिया गया था। उधर बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका की मदद से अपने मामलात तय किए थे और यहाँ वकला तहरीक के नतीजे में अंदरूनी साजिशों के चलते परवेज मुशर्रफ कमजोर होते चले गए। नवाज शरीफ वतन वापस आए और फिर आम इंतखाबात हुए। 2008 के आम इंतखाबात, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद होने वाले इन इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मिलकर हुकूमत बनाई। मियां नवाज शरीफ उसके बाद इख्तिदार में आए थे। साल था 2013 का, लेकिन ये मुद्दत भी मुकम्मल नहीं हो सकी। पनामा पेपर्स सामने आए और मियां नवाज शरीफ इख्तिदार से निकाल दिए गए। मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क थे जब उन्हें सजा सुना दी गई। पाकिस्तान वापस आए, अपनी बेटी के साथ वापस आकर नवाज शरीफ ने गिरफ्तारी दी। ये थी 13 जुलाई 2018 की तारीख। नवाज शरीफ उसके बाद पहुंच गए अडियाला जेल और नवाज शरीफ के अडियाला जेल पहुंचने के बाद इमरान खान इक़्तिदार में थे और नवाज शरीफ को उसके बाद कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया। यहां से वो सफर शुरू हुआ, जिसके बाद नवाज शरीफ 4 हफ्तों के लिए बैरून मुल्क गए, 4 साल वहां रहे और उसके बाद जब नवाज शरीफ वापस आए तो उनकी बेटी ने कहा था नवाज शरीफ वापस आएगा, जेल नहीं जाएगा। वही हुआ, नवाज शरीफ वापस आया। तमाम निजाम नवाज शरीफ के सामने हमें सजदा रेस सा नजर आया और उसके बाद नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में आकर बज़ाहिर अपनी मर्जी की सियासत शुरू की, लेकिन फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार नहीं मिला। उनकी जमात के लोग कहते हैं नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की गई, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नवाज शरीफ बादशाह है जिसका भाई वजीर आजम है, जिसकी बेटी वजीर आला है और इस वक्त पूरा निजाम नवाज शरीफ चला रहा है। आज भी नवाज शरीफ की जमात की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत करार दी जाती है और शहबाज शरीफ सरकार के लिए चेरी ब्लॉसम, अर्दली और इसके साथ साथ ऐसे ताने मौजूद हैं जिनमें उन्हें मुकम्मल कठपुतली करार दिया जाता है। शहबाज शरीफ खुद भी बार बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हर बात का क्रेडिट देते नजर आते हैं। हम में से हर एक की दिल की आवाज है। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर सच्चे पाकिस्तानी और एक आउटस्टैंडिंग थॉरो प्रोफेशनल, जो इनके जुबान पर बात होती है वही दिल में बात होती है। अल्लाह ताला के फजलो करम से इनके हाथों में पाकिस्तान का दिफा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज इम्प्रेग्नेबल। उनके मुखालिफिन कहते हैं ये तो अपने मुंह से नहीं कहते कि ये हमारी हुकूमत है। नवाज शरीफ का इक़्तिदार शुरू से आखिर तक फौज के बाइस मुमकिन हुआ। इस इक़्तिदार की कहानी में कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम हम चलते देखते रहे, लेकिन ये इक़्तिदार हर बार फौज की वजह से नवाज शरीफ की झोली में आन गिरा। इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं। वैसे इस हकीकत से इनकार पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान नहीं कर सकता कि उसे जो इक़्तिदार मिला उसमें एक बड़ा हिस्सा फौज का था। नवाज शरीफ के इक़्तिदार की कहानी के बाद अब बात करते हैं करप्शन के मैदान में नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के कारनामों की। जब करप्शन की बात हो और उसमें इक़्तिदार का नशा भी शामिल हो तो बात सिर्फ मुल्की खजाने की नहीं होती, बल्कि पूरी कौम के एतमाद की भी होती है। मारूफ मुसन्निफ
ریمنڈ ڈبلیو بیکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نواز شریف وہ سیاستدان تھے جنہوں نے جلدی سمجھ لیا کہ پاکستان میں اصل طاقت سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ جنرلز کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے والد نے 1939 میں اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی جو بھٹو دور میں 1972 میں نیشنلائز کر دی گئی۔ یہ عمل شریف خاندان کے دل میں بھٹو خاندان کے خلاف نسلی دشمنی کا بیج بو گیا۔ کیپٹلزمز ایکھیلیز ہیل میں ریمنڈ ڈبلیو بیکر لکھتے ہیں، جنرل ضیاء الحق کا دور آیا اور بزنس واپس ملا۔ نواز شریف نے جرنیلوں سے گہرے تعلقات قائم کیے اور یہی تعلقات انہیں پہلے پنجاب کا فائنانس منسٹر، پھر چیف منسٹر، پھر بالآخر وزیر اعظم پاکستان بنا گئے۔ شریف خاندان کا کاروبار ایک چھوٹی فاؤنڈری سے بڑھ کر 30 بڑے صنعتی یونٹس تک پہنچ گیا۔ اسٹیل، شوگر، پیپر اور ٹیکسٹائل سب کچھ سالانہ آمدنی $400 ملین تک جا پہنچی۔ ریمنڈ بیکر اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 83 پر لکھتے ہیں، جب آپ سیاسی طاقت کے مالک بن جائیں تو معاشی دنیا آپ کے قدموں میں آ جاتی ہے، لیکن دولت کے اس کھیل میں اصولوں کا خون ہوا اور شریف خاندان نے اپنا خواب پورا کیا۔ 1990 میں نواز شریف نے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے کی صورت اپنا خواب پورا کیا۔ ریمنڈ بیکر کی کتاب ہمیں بتاتی ہے اس موٹر وے کا تخمینہ تھا 8.5 ارب روپے، لیکن ڈیوو کمپنی کو دیا گیا کانٹریکٹ لے گیا خرچہ 20 ارب روپے تک، اور یہاں سے بجی کرپشن کی گھنٹی۔ موٹر وے کے بعد گاڑیوں کی ضرورت پڑی، 50,000 گاڑیاں ڈیوٹی فری درآمد ہوئیں، جس سے قومی خزانے کو $700 ملین کا نقصان ہوا۔ بینکوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ نواز شریف ٹیکسی اسکیم کے تحت قرضے دیں، اور پھر کیا ہوا؟ 60% لوگ ڈیفالٹ کر گئے، $500 ملین کے قرضے ڈوب گئے، ڈیلرز نے خوب کمائی کی اور انعامات میں روایتی اظہار تشکر بھی شامل تھا۔ بیکر کے مطابق غیر ادا شدہ قرضے اور ٹیکس چوری شریف خاندان کی کرپشن کی سب سے بڑی اسکیمز تھیں۔ جب نواز شریف پہلی بار اقتدار سے ہٹے تو $3.2 ارب کے قرضوں میں سے شریف خاندان کے ذمے $60 ملین کی رقم نکل آئی۔ اتفاق گروپ دیوالیہ ہو گیا اور $5.7 ارب کے قرضے کے نادہندہ ہو گئے۔ ریمنڈ ڈبلیو بیکر کی کتاب کے صفحہ نمبر 84 پر یہ تمام داستان تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ پھر آیا آف شور کمپنیز کا دور، نیلسن، نیسکول، شیمروک۔ ریمنڈ بیکر لکھتے ہیں کہ ان کمپنیز کے ذریعے لندن کی پارک لین میں 4 قیمتی فلیٹس خریدے گئے۔ ان کی رقوم سوئس اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہو کر انہی آف شور کمپنیز کے ذریعے پراپرٹیز میں لگائی گئیں۔ یہ بھی ریمنڈ بیکر کی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر موجود ہے۔ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں رحمان ملک کی قیادت میں FIA نے تفتیش شروع کی۔ رپورٹ 1998 میں جاری ہوئی، جس میں ہوش اڑا دینے والے انکشافات شامل تھے۔ $160 ملین موٹر وے کانٹریکٹ میں کک بیکس کی صورت میں لیے گئے۔ $140 ملین بغیر سیکیورٹی کے حکومتی بینکوں سے قرضے لیے گئے۔ $60 ملین شوگر ایکسپورٹ ریبیٹس میں کمائے گئے اور $58 ملین گندم کی درآمد میں جال سازی کے ذریعے۔ مرحوم رحمان ملک کہتے تھے، اس کرپشن کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ ملک کی سالمیت داؤ پر لگ گئی۔ ریمنڈ بیکر کی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پر لکھا ہے، نواز شریف کا زوال 1999 میں آیا جب وہ پرویز مشرف کو ہٹانا چاہتے تھے۔ نتیجہ فوجی بغاوت، جیل اور پھر سعودی عرب میں شاہی جلاوطنی، 22 کنٹینرز کے ساتھ روانگی اور بینک اکاؤنٹس ویسے کے ویسے رہے۔ ریمنڈ بیکر کے الفاظ ہیں، کارپولنٹ، آپولنٹ اور شاید تھوڑے بے نیاز، وہ جدہ کے محل میں بیٹھے کبھی کبھار بے نظیر سے فون پر بات کرتے ہوئے زندگی کی ناانصافیوں کا ماتم کرتے تھے۔ نواز شریف اور ان کے خاندان کی کرپشن کہانی کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ نواز شریف ظالم ہے یا مظلوم۔ اس سوال کا جواب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو نواز شریف کے سیاسی سفر میں کئی ایسی کہانیاں نظر آتی ہیں جن میں آپ کو نظر آتا ہے ایک منتقم مزاج نواز شریف، ایسا نواز شریف جو بدلہ لینے پر، مخالف کو جیل میں ڈال کر اس پر ظلم کرنے پر یقین رکھتا ہے۔ نواز شریف کی دوسری وزارت عظمیٰ کا دور تھا، سپریم کورٹ کا کمرہ نمبر 1 تھا، جہاں وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف اہم ترین مقدمے کی سماعت جاری تھی۔ چیف جسٹس آف پاکستان بینچ کے سربراہ تھے۔ اہم ترین دن تھا کیونکہ وزیر اعظم کے خلاف مقدمے کا فیصلہ متوقع تھا۔
जुर्म साबित हो जाता तो वजीर आजम सजा पाकर ओहदे से नाअहल हो जाते। सारे मुल्क की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी थीं। मारूफ सीनियर वकील एसएम जफर भी कब्र अदालत में मौजूद थे। अचानक बाहर से सैकड़ों अफराद के नारों की गूंज सुनाई देने लगी। मियां दे नारे वज्जनगे सज्जाद डैश हाय हाय। इस डैश में वही आता है जिसे हम में से बहुत से प्यार करते हैं, हम में से बहुत से नजिस करार देते हैं, और बड़े बड़े ताकतवर लोगों के साथ ये उनके नारे में जब लगता है तो ये नारा हम सहाफी दोहराते नहीं है। हुजूम सुप्रीम कोर्ट की राहदानियों में दाखिल हो चुका था। दो सहाफी घबराए हुए कमरा अदालत में दाखिल हुए और चीफ जस्टिस से मुखातिब होकर कहा, माय लॉर्ड वो आ रहे हैं। चीफ जस्टिस अपनी नशिस्त से फौरन खड़े हुए, मियां नवाज शरीफ के वकील एसएम जफर का शुक्रिया अदा किया और अदालत से बाहर निकल गए। बाकी जज साहिबान भी जान बचाने के लिए बाहर की जानिब भागे। चंद लम्हों में सुप्रीम कोर्ट की इमारत के अंदर और बाहर हर तरफ मुस्लिम लीग नून के बिखरे हुए कारकुन दिखाई दे रहे थे, जिनकी क़यादत कर रहे थे सैफुर रहमान। क्या आप जानते हैं, जब पाकिस्तान की आला तरीन अदालत में यह सब कुछ हो रहा था, लाठियां लेकर लोग जजेस को ललकार रहे थे, तो मियां शहबाज शरीफ आज के वजीर आजम क्या कर रहे थे? चौधरी शुजात हुसैन अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं, जब 28 नवंबर 1997 को सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो मियां शहबाज शरीफ हमलावरों को स्पीकर पर कह रहे थे कि तमाम कारकुन पंजाब हाउस से खाना खाकर जाएं, वहां कीमे वाले नानों का बंदोबस्त किया गया है। इस वाक़े से चंद रोज पहले जब मियां नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तलब किया गया तो मियां नवाज शरीफ क्या सोच रहे थे? मियां नवाज शरीफ की उस वक्त की हुकूमत का हिस्सा और उमर अय्यूब के वालिद गौहर अय्यूब अपनी किताब ग्लिम्पसेस इनटू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर में लिखते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह और वजीर आजम की चक्कलिश उरूज पर पहुंच गई तो वजीर आजम ने मुझे कौमी असम्बली में अपने चैम्बर में आने को कहा। मैं पहुंचा तो वहां बहुत से लोग बैठे थे। उसके बाद वजीर आजम ने कहा कि मैं उनके साथ वजीर आजम हाउस चलूं। रास्ते में उन्होंने अपना हाथ मेरे घुटने पर रखते हुए कहा, गौहर साहब मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मैं एक रात के लिए चीफ जस्टिस को गिरफ्तार करके जेल भेज सकूं। मैंने कहा, खुदा के वास्ते ऐसा सोचें भी नहीं वरना पूरा निजाम हिल जाएगा। उसके बाद नवाज शरीफ खामोश हो गए। उस गुफ्तगू के चंद दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया गया। नवाज शरीफ कितने मुंतकिम मिजाज थे, इसका अंदाजा एक और वाक़े से लगाइए। नवाज शरीफ की दूसरी वजारत उज़्मा का दौर था। सैफुर रहमान उनकी जानिब से एहतिसाब के लिए काम कर रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन वजीर दाखिला थे। वो अपनी किताब सच तो ये है में लिखते हैं, एक रोज सैफुर रहमान मेरे पास आए और कहा, आसिफ अली जरदारी पर मुनशियात का केस बनाना है। चौधरी शुजात हुसैन ने इससे इनकार कर दिया। यहां अंदाजा कीजिए कि जब राना सनाउल्लाह पर यह केस बना था तो राना सनाउल्लाह ने जुगनू मोहसिन साहिबा को एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक मौके पर जनरल बाजवा से कहा कि मेरे साथ जो कुछ हुआ है वो आपने किया है। और राना सनाउल्लाह और उनके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के अक्सर लोग कहते हैं कि जो इमरान खान ने राना सनाउल्लाह के साथ किया मुनशियात का केस बनाकर, ऐसा तो पाकिस्तान में कभी हुआ ही नहीं। ये हुआ जब मियां नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी पर मुनशियात का केस बनाना चाहा, लेकिन उनको इनकार किया उनके अपने वजीर दाखिला ने। मियां नवाज शरीफ कितने मुंतकिम मिजाज हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे सामने आता है जब मियां नवाज शरीफ की जानिब से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फहश जाली तस्वीर तैयारे के जरिए लाहौर की फिजा पर बरसाई गई। उनकी बेटी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं कि यह काम मियां नवाज शरीफ ने नहीं किया था। किसने किया था, ये मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ खुद अपनी जबान से कहने की हिम्मत भी नहीं रखती, बल्कि सिर्फ आंखों के इशारों से काम लेती हैं। नवाज शरीफ जालिम है या मजलूम, इसका फैसला आप नवाज शरीफ कितना मुंतकिम मिजाज है ये जानने के बाद अब इस हिस्से को देखकर खुद कर लीजिए। नवाज शरीफ के चाहने वाले कहते हैं कि नवाज शरीफ को हर बार निशाना बनाया गया। पहले भुट्टो ने निशाना बनाया जब नवाज शरीफ के हाथ से उसका सारा कारोबार चला गया और नवाज शरीफ एकदम अमीर से फकीर हो गए।
نواز شریف مظلوم ہے۔ نواز شریف کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ اس کی پہلی حکومت جس انداز میں گرائی گئی اس کی وجہ سے نواز شریف کو مظلوم قرار دیا جائے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ نواز شریف کی پہلی حکومت بنائی کیسے گئی تھی۔ نواز شریف مظلوم ہے، اس بات کا دعویٰ کرنے والے کہتے ہیں کہ نواز شریف کو مظلوم مانا جائے کیونکہ مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے نکال کے پھینک دیا تھا، جیل میں ڈالا اور پھر ظلم کے پہاڑ توڑے اور مجبور کیا کہ نواز شریف کی جماعت اور اس کے لوگ نواز شریف پر اتنا پریشر ڈالیں کہ وہ معاہدہ کر لے اور ملک سے چلا جائے۔ نواز شریف نے یہ معاہدہ کیا۔ اس ایپیسوڈ میں نواز شریف کے سمدھی، ان کے قریب ترین ساتھی اسحاق ڈار پر دباؤ ڈالا گیا، جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی۔ اس ایپیسوڈ میں نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں خواجہ سعد رفیق اور پرویز رشید صاحبان پر ہونے والا ظلم بھی ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ نواز شریف اور اس کی پارٹی پر ظلم کیا گیا۔ جب ڈکٹیٹر پرویز مشرف کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو جیلوں میں بند کر کے مارا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے۔ پرویز رشید کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے کہ ان پر اتنا تشدد کیا گیا کہ ان کے کپڑے لہو لہان ہو گئے تھے۔ خواجہ سعد رفیق اپنے اوپر ہونے والے مظالم بتاتے ہیں کہ انہیں باندھ کر مارا جاتا تھا، انہیں سیلز میں ڈال دیا گیا تھا، ان کی والدہ بیمار تھیں، ملنے سے روکا جاتا تھا اور ظلم کی انتہا کی گئی تھی۔ نواز شریف اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان خود بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت تھی، وہ جیل میں تھے تو ان کو ان کی اہلیہ سے جو بستر مرگ پر تھیں بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، بچوں سے بات نہیں کرنے دی جاتی تھی۔ وہ جیل حکام سے کہتے تھے کہ انہیں اپنے بچوں سے بات کرنے دی جائے تاکہ وہ اپنی بستر مرگ پر موجود بیوی کی خیریت جان سکیں، اس کے بارے میں معلوم کر سکیں، لیکن جیل حکام ان کی بات نہیں سنتے تھے اور ان پر یہ تمام مظالم ڈھا رہے تھے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، نواز شریف ظالم، لٹیرا، مظلوم، معمار کیا؟ کیونکہ سیاسی رہنماؤں کا فیصلہ عدالتیں، ڈکٹیٹر، ان کے مخالفین جو بھی کریں، ان کا اصل فیصلہ کرتی ہے تاریخ، ان کا اصل فیصلہ کرتے ہیں عوام۔